नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसको देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट करवा रखा है, यानी कि समझिए एक तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है यह चैप्टर, जो कि हम अपने द्वारा लिखे गए नोट से आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। यानी समझिए कि जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा ये सारा सवाल आपको इसमें मिल जाएगा और वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए देर न करते हुए, आपने अगर इससे पहला वीडियो नहीं देखा है पहला चैप्टर का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके वहाँ से देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो 1 घंटा या लंबी हो सकती है, तो आप उसके लिए जो है चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके देख लीजिए। क्या क्योंकि आपको बताने वाले हैं इसमें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, अब देखिए बेस क्या होता है, बेसिक बातें क्या होता है समझिए। ये जो बेसिक बातें हैं, यानी कि समझिए गुण के आधार पर जो परिभाषा हम बताने वाले हैं अम्ल का, समझिए किसके आधार पे? गुण के आधार पर परिभाषा। अम्ल जो होता है, जिसको एसिड बोलते हैं अंग्रेजी में, अम्ल वैसा पदार्थ है को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल जो है जिसको एसिड बोलते हैं, लैटिन भाषा के जो है एसिडियस, किस नाम? एसिडियस शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो आपको हमने बताया कि अम्ल वैसा पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और अम्ल का अंग्रेजी होता है एसिड, यानी लैटिन भाषा के एसिडियस शब्द से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस साहब के अनुसार, वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल का परिभाषा वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, यानी कहने का मतलब है वैसा पदार्थ जिसे हम लोग क्या देते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अम्ल जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, H+ H2O मिल करके देखिए क्या बनाता है? H3O, यानी कहने का मतलब हुआ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये बनाता है। जैसे अम्ल पानी मिलकर के क्या बनाता है? H+ आयन देता है। जैसे मान लीजिए HCl जो है H+ और Cl- आयन देता है, H2SO4। ठीक है, इसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको जो अभिक्रिया करवाते हैं तो 2H+ और SO2- आयन देता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है, ये हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो H+ और NO3- आयन देता है। इस तरह से हो गया आपको। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग। ये इसको ध्यान रखिएगा, खाली परिभाषा याद रखिएगा। वैसे अब यहाँ पे क्या करा? अम्ल के प्रकार, अम्ल के जो है ना 2 प्रकार होते हैं। ये दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये परिभाषा डिफिनेशन याद रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिए। एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। देखिए पहले प्रबल अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या देता है? घुल जाता है। वो क्या बन जाता है दोस्तों? घुल जाता है। और अब पानी में घुलने के बाद क्या देता है? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो वैसा अम्ल जो प्रबल अम्ल कहलाता है जो पानी में घुलने के बाद क्या देता है? H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए। देखिए दोस्तों ये क्या करा, थोड़ा पॉइंट जानते हैं हम लोग। विषैला अम्ल जिसको फिनॉल, आपसे पूछेगा कि थोड़ा पॉइंट जान, देखिए नोट पॉइंट लिख लीजिएगा इसको, तो हम तो उसके बाद दुर्बल अम्ल पर बताएंगे। विषैला अम्ल, फिनॉल जो होता है ये विषैला अम्ल होता है। और विस्फोटक अम्ल HNO3 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? HNO3 को हम लोग विस्फोटक अम्ल कहते हैं। संक्षारक अम्ल किसको कहते हैं? H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षारक अम्ल बोलते हैं। बैटरी का पानी जो है ना, बैटरी का जो पानी होता है वह स्वाद में क्या होता है? क्या खाद बनाने में क्या कहते हैं में प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये सब HNO3, सॉरी ये क्या हो गया?
ओहो माय गॉड, मिस्टेक हो गया। संक्षारक अम्ल के रूप में हम बैक्टीरिया का पानी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा विस्फोटक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, HNO3, यानी कि जो क्या कहते हैं खाद बनाने में और ये विस्फोटक बनाने में ये काम होता है, ये हो गया इस विषैला अम्ल जो होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब जानते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वैसा अम्ल जो दुर्बल अम्ल को कहा जाता है, यानी वैसा अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुल करके क्या देता है, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ठीक है। CH3COOH ये कार्बोजेनिक एसिड है जो देखिए H2CO3 कार्बोजेनिक एसिड है। या अब देखिए तो दुर्बल अम्ल हो गया। हमने बताया कि वैसा अम्ल जो दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुल करके H+ आयन देता है, थोड़ा थोड़ा घुलता है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग क्षारक क्या होता है, इसको भस्म बोलते हैं, बेस। वैसा भस्म जो पानी में घुलने पर घुल जाए क्षार कहलाता है। वैसा भस्म जो पानी में घुल जाए क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। गुण के आधार पर परिभाषा, भस्म बेस, भस्म वैसा पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। क्या कहता है, भस्म यानी कि वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- आयन प्रदान करता है उसे भस्म यानी क्षार कहते हैं। OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है भस्म प्लस जल, मानिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि KOH और क्या बनता है ये K+ और OH- आयन, ठीक है। NaOH यानी कि हाइड्रोजन को उपस्थिति में जल गर्म, इसको क्या कहते हैं, अभी क्या कहता है, तो Na+ और OH- आयन देता है। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और Na क्या कहते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि भस्म यानी कि जिसको क्षार बोलते हैं के प्रकार, भस्म 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल भस्म, वैसा भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल करके OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जैसे KOH, NaOH etc हो गया। कहने का मतलब प्रबल भस्म वह होता है, वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलने के बाद क्या देता है, OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। देखिए अब कह रहा है दुर्बल भस्म क्या होता है, वैसा भस्म जो, चलिए, दुर्बल अम्ल वैसा भस्म जो उनको दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुल करके OH- हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जैसे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 ये जल में घुलने के बाद Mg2+ और OH2OH- देता है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दोस्तों खाली याद रखिएगा, परिभाषा ध्यान रखिएगा बस। भस्म देखिए एंटासाइड और क्या कहते हैं खाना पचाने में काम करता है। ये भस्म जो है ना वो क्या काम करता है, खाना पचाने में काम करता है, इसको एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे खाने वाला सोडा हो गया जिसको इनो भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए भस्म का काम, इनो क्या काम करता है, ये खाना पचाने में काम करता है, इसको हम लोग भस्म बोलते हैं, बेस, ठीक है। देखिए रंजक क्या होता है, समझिए ध्यान से दोस्तों। इसको रंजक डाय बोलते हैं, रंग पैदा करने वाला रंजक, रंग पैदा करने वाला क्या कहते हैं हम लोग, डाय बोलते हैं, इसको रंजक बोलते हैं, ठीक है। रंजक वैसा पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, जैसे हल्दी हो गया, हल्दी क्या हुआ, रंजक हो गया, ठीक है। ये किसी भी पदार्थ में क्या करते हैं, घुल करके जो है वह क्या करता है, उसमें रंग उत्पन्न कर देता है, रंजक कहलाता है। हल्दी हो गया। सूचक जिसको इंडिकेटर, देखिए डाय हो गया, समझ में आ गया। इंडिकेटर क्या होता है, वैसा रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्ल क्या कहता है, अम्लता या क्षारीयता बताएं, उसे क्या कहते हैं, सूचक, इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पे हल्दी है, हल्दी का पानी है और यह रंग में परिवर्तन नहीं करेगा, अम्ल है। यहाँ देखिए एक तरह से यहाँ यह रंग में परिवर्तन करेगा, ये क्षार है, भस्म है, इस तरह बताया गया आपको। तो सूचक इंडिकेटर का क्या काम होता है, वो बताता है कि अम्लता या क्षारीयता बताता है कि अम्ल है कि क्षारीय, ठीक है। यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन में के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हल्दी के पानी को क्षार के साथ मिलाने पर हल्दी का पानी पीले रंग का भूरे रंग में बदल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्या कहा, रंजक क्या कहता होता है, अम्ल क्या होता है, भस्म, देखिए क्या होता है रंजक। रंजक जो है लिटमस को लाल और नीला कर देता है, ठीक है। और हल्दी जो है वो पीला होता है, मतलब संकेत करता दिखाता है। चुकंदर होता है, ये रंजक होता है। क्या कहता है, फिनोफेथिलीन ये भी रंजक होता है। और क्या कहता है, मेथिल ऑरेंज ये भी रंजक होता है। नीला अम्ल जो है ये नीला लाल होता है, ठीक है। रंग में बदलाव नहीं होगा इसमें, ठीक है। लाल बैंगनी होता है, रंग में बदलाव नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से भस्म लाल नीला, लाल भूरा, पीला, गुलाबी, पीला, ये भस्म होता है, ठीक है। ये सबका रंग होता है भस्म का, सबका रंग।
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर, देखिए अम्ल जो है क्या कहते हैं, नीले को क्या कर देता है, नीला को लाल बना देगा अम्ल, ठीक है। और क्षार जो होता है लाल को क्या करता है, वो नीला कर देता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी रहेगा। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है, बताइए। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होता है। अम्ल और क्षारक, देखिए अब बताते हैं इसको। तो अम्ल जो होता है ना दोस्तों, अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। देखिए अम्ल और इधर क्षार है। यह स्वाद में जो है अम्ल, देखिए स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और ये क्षार जो होता है, जिसको क्षारक भी बोलते हैं, यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, सॉरी लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट है, यह मिथेल अम्ल जो है मिथेल ऑरेंज को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है यह मिथेल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जो है यह जल में घुल करके H+ आयन देता है, और जो क्षारक होता है यह जो जल में घुल करके OH- आयन देता है, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, यह अम्ल जो होता है यह क्षारक को उदासीन कर देता है, ठीक है। और क्षारक जो होता है यह अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। देखिए यह क्षारक को उदासीन कर देता है, और यह अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है, और इसका pH मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं होता है, अम्ल कोई बदलाव नहीं लाता है। और क्षार जो है यह हल्दी के पीले रंग को क्या करता है, लाल भूरे रंग में बदल देता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है, देखिए क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर होता है। क्षारक, देखिए क्षार, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता है। जितना भी क्षारक होता है वह जल में विलय नहीं होते हैं, और क्षार जो होता है सभी क्षार जल में विलय होते हैं, ठीक है। क्षारक जल में विलय नहीं होता है, लेकिन क्षार जल में विलय होता है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जितना सभी क्षारक जो होता है वह क्षार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सभी क्षार जो होता है वह क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कुछ पॉइंट है, देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम। सिरका में जो अम्ल होता है वो क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दोस्तों कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और याद रखिएगा आप लोगों से भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। सिरका जो है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा यानी नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। खट्टा दूध होता है दही, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक जो होता है, नेटल का पौधा, मधुमक्खी का डंक, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसको मेथोनिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, और मक्खन में जो है ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है उल्टी में जो है ना इसमें ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में एस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक। बिच्छू के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा पीएच स्केल कई डिफिनेशन में पूछ देता है। तो देखिए क्या होता है पीएच स्केल, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता को उस विलयन का pH मान कहते हैं। कोई भी विलयन है ना उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का यानी कि H+ आयन की जो सांद्रता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन को pH मान कहते हैं, सांद्रता। विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, सांद्रता कहते हैं। अब pH का मतलब क्या होता है समझिए। P का मतलब होता है POTENG, पोटेंज, यानी कि देखिए पावर ऑफ pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, समझ में आ गया। यहाँ लिखा है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर, या पूछता है एग्जाम में पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए पीएच स्केल, वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। देखिए वह स्केल
जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात कर सकते हैं, उसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्या है, क्षारीय है, समझे। अब देखिए इसका खोज सोरेंस ने 1909 ईस्वी में किया था। इसका खोज किसने किया था, सोरेंस ने किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल का प्रास क्या होता है, समझिए भाई। यह एक ऐसा प्रास होता है, रेंज जिसको बोलते हैं, जिसमें पीएच मान आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला लाल क्या कहता है, न पी हरा, मतलब कि समझे, लाल होगा, नीला होगा, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है, बैंगनी है, इस तरह से बांटा गया। देखिए अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कौन अम्लीय होता है कौन क्षारीय। देखिए 7 से अगर कम रहेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 के जो बराबर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अगर अधिक रहेगा तो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। 7 से कम तो क्या हो गया, अम्लीय, और 7 से अधिक तो क्या हो गया, क्षारीय। पीएच यानी कि पेपर, ये देखिए पीएच पेपर यानी वाइट कलर का होता है ये पेपर, ठीक है ना, जींस सब का फैक्ट्री बनता है ना, वहाँ पे इसको पीएच स्केल ये सबको अपने जी पे लेकर के जो है ना, आप कभी अपने क्या कहते हैं थूक का पीएच मान चेक कीजिएगा, समझे ना, देखिएगा कैसे होता है। अब देखिए कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान क्या होता है, अम्लीय। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, याद रखिएगा। क्या कर रहा है कि कुछ पदार्थ है और उसका पीएच मान है अम्लीय है, इधर देखिए क्षारीय है। अब पदार्थ और पीएच मान समझिए। आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है, यानी 1 बोल सकते हैं। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है, 3 बोल सकते हैं। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5-6। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, समझे। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना दोस्तों, तो 7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या कर रहा है, पदार्थ है और इधर पीएच मान है। आंसू जो क्षारीय होता है, और आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खून का पीएच मान 7 कितना होता है, 4 होता है। और पित्त का पीएच मान कितना, 7.5 से 8.8 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, समझते हैं इसको हम लोग। दोस्तों आप लोग पीएच मान को लिख करके याद कर लीजिएगा, समझे, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बनेगा। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या है, समझिए ध्यान से। जब वर्षा के, समझिए ध्यान से, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या होता है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, समझिए। जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन यानी सांद्रता में के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, तो इस क्रिया को ही तनुकरण कहा जाता है। समझिए, जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसकी क्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। समझिए। अब अगला क्या करा है, रासायनिक अभिक्रिया, समझो। अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील तथा धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे ZnH2SO4 जो है, ये क्या किया, ये H को विस्थापित हटा दिया यहाँ से और इसके साथ अभिक्रिया कर लिया SO4 के साथ, और यहाँ ZnSO4 बना दिया, हाइड्रोजन क्या किया, विस्थापित कर दिया, गैस को मुक्त कर दिया। ठीक है। इसी तरह से देखिए Na+HCl है और यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा, अगला कुछ अधिक और कम अभिक्रियाशील धातु के नाम। अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ देखिए इधर है, और एक कम अभिक्रियाशील धातु है। पूछ देगा आपसे कि बताइए कि इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु। ऑप्शन में रहेगा लिथियम, कॉपर, तो क्या मारिएगा, लिथियम मार करिएगा। ठीक है। देखिए लिथियम हो गया अधिक अभिक्रियाशील, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, आयरन जिसको लोहा बोलते, टीन, और उसके बाद क्या है बताइए, लेड, ये सभी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु। कैसे है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। और आपका जो कम अभिक्रियाशील धातु है, ये कॉपर हो गया, क्या चीज़, कॉपर, पारा यानी मरकरी, चांदी और सोना, ये प्लेटिनियम, ये सब क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है। अब देखिए इसमें धातुओं के
के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट को CO3 बोलते शुद्ध करते हैं, CaCO3 ZnCO3। देखिए कार्बोनेट है ये, इधर बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं HCO3 KHCO3 NaHCO3। इन धातुओं के जो क्या कहते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया है वो है यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इसको स्किप करते हैं, ये सब जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में। ये देखिए भी है, इंपॉर्टेंट है। अम्ल भस्म की अभिक्रिया समझिए यहाँ पे, यदि अम्ल के साथ किसी क्षार यानी भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। पॉइंट को याद रखिएगा, यदि अम्ल के साथ किसी भी क्षार यानी भस्म की अभिक्रिया होती है तो लवण और क्या बनाता है वो जल का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल हो गया, भस्म हो गया, लवण और जल बनाता है, ठीक है। अम्ल को HCl बोलते हैं, भस्म को NaOH बोलते हैं, लवण NaCl और जल को H2O बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, आदत बना हुआ बेटा बोलने का। देखिए अम्ल जो होता है ना, यानी क्या होता है, ये अम्ल जो है खट्टा होता है, और भस्म जो होता है ये क्या होता है कड़वा होता है, ठीक है। लवण जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, NaCl उदासीन होता है। अब इसको समझना है आपको कि अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया क्या होता है। HCl H2O इस जल के साथ अभिक्रिया किया अम्ल, हाँ H3O3+ यानी कि कहने का मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और क्लोरीन को Cl- ऊष्मा मुक्त करता है, ठीक है। इस तरह से आपका है। अब कह रहा सावधानियाँ, हमेशा जल में अब अम्ल को मिलाया जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को, समझे, नहीं तो विस्फोट हो सकता। देखिए हमेशा जल में जो है अम्ल को मिलाना चाहिए, अगर हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो वो विस्फोट बन सकता है, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ अम्ल है और यहाँ इसको जल में मिला रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ अम्ल है और उसमें जल डाल रहे हैं तो ये विस्फोट हो सकता है, समझे, याद रखिएगा, क्योंकि जल में जितना ज़रूरी है उतना ही अम्ल डालेंगे। अम्ल तो बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि अभी क्रियाशील होता है और इसमें जल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बम की तरह विस्फोट कर जाएगा। जैसे घर में एसिड ले लीजिए एक तरह से, और एसिड को आप अपने हाथ की हथेली पे डालिए, अगर ज़्यादा उसमें कम डालते हैं एक एक बूंद तो कुछ नहीं होता, अगर ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा क्रियाशील रहेगा तो हमारे हाथ से छेदा करके निकल जाएगा, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, तांबा या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे जैसे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं, क्या पाए दोस्तों, अम्ल पाए जाते हैं, जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, जो कि विषैला होता है, जिससे ये सब खाने में के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, याद हो गया। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, अब समझिए। लवण क्या होता है, उसको साल्ट बोलते हैं। लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे KCl NaCl। तो ये सभी क्या है, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल प्लस भस्म मिलकर क्या बनाया, लवण और जल का निर्माण किया। देखिए अब कह रहा है कि अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवणों के 3 भागों में बांटा गया। देखिए अम्ल और भस्म के आधार पर जो है लवण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। अम्लीय लवण, जब एक प्रबल अम्ल किसी की क्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय लवण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रबल अम्ल हो गया HCl और दुर्बल अम्ल हो गया MgOH का हल 2, अम्लीय लवण हो गया MgCl2 और जल क्या हो गया H2, यानी कि pH मान 7 से कम है, ठीक है। और हमने बताया था कि जब pH मान 7 से कम होगा तो क्या होता है, और pH मान 7 से अधिक होता है क्या होता है, तो आप लोग ऊपर देखे होंगे। चलिए अब कह रहा है कि भास्मिक लवण क्या होता है, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराते हैं तो जो लवण प्राप्त होगा वह भास्मिक लवण कहलाएगा। दुर्बल अम्ल हो गया ये प्रबल अम्ल हो गया, भास्मिक लवण हो गया जल, ये अभिक्रिया करवाएंगे, pH मान 7 से क्या हुआ, अधिक हो गया, ठीक है। तो ये भास्मिक लवण जो होता है दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल अम्ल से अगर करवाते हैं तो क्या होता है, भास्मिक लवण प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समान लवण क्या होता है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह समान लवण कहलाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी याद ध्यान रखिए, आपको बता दिए हम, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि लवण
लवण परिवार, समझिए ध्यान से, ये क्या होता है? लवण आयनिक यौगिक होते हैं, इनका निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है। समान आयनों वाले लवण को लवण परिवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इसका, Na2SO4, NaCl, NaNO3, Na2CO3 धन आयन मिलने के कारण ये लवण परिवार हो गया। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन, यहाँ ये सब नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र लिखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, इसका सूत्र NaCl होता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, निर्माण, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन रहता है बताइए? तो CaCO3, MgSO4, MgCl2 और Na2SO4 ये सब रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि बरसात के दिनों के में साधारण नमक क्यों पसीजता है बताइए? जब बरसात का दिन आता है तो साधारण नमक क्यों पसीज जाता है? तो साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में MgCl2, ठीक है, उपस्थित रहता है, जो क्या होता है? जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी का अर्थ होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या करना? अवशोषित कर लेता है वो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं बताइए? तो साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हम लोग Ki पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 पोटेशियम आयोडाइड या ट्राई ऑक्साइड मिलाते हैं उसमें। ठीक है, क्या मिलाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। अगला पॉइंट क्या करा देखिए, साधारण नमक के उपयोगों को लिखे। इनके निम्नलिखित उपयोग है, भोजन बनाने में यूज करते हैं, भोजन पचाने में भी हम इसका यूज होता है। ठीक है, अचार और मुरब्बा बनाने के लिए यानी खाद्य परीक्षण में भी क्या देता है, घर में खाना वाना बनाते हैं उसमें नमक का प्रयोग करते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है इसका साधारण नमक का उपयोग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्या कहता है? क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल था यहाँ पे PVC को बोलते हैं हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम आपके चैप्टर में दिया हुआ आपके NCERT बुक में है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। अगला कह रहा है क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है? तो एनोड पर। क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर प्राप्त होता है। देखिए अगला कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित कराई जाती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस के उपयोगों को लिखे। देखिए क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है? तो जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। दूसरा बात, विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में इसका क्लोरीन का उपयोग होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण और HCl के निर्माण में, कपड़ों और कागज का विरंजक करने में जो है क्लोरीन का उपयोग होता है। PVC और EFC निर्माण में, ठीक है, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के उपयोग को लिखे। रॉकेट ईंधन के रूप में, HCl निर्माण में। हाइड्रोजन का उपयोग को लिखे रॉकेट के ईंधन के रूप में और HCl के निर्माण में। ठीक है, अगला देख क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म, जिसको CHCl3 बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र दोस्तों क्या होता है? CHCl3। ध्यान रखिएगा। अमोनिया के निर्माण में, खाद में, ठीक है, जिसको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति बनाने में किसका उपयोग करते हैं? देखिए क्या है यह, यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, अगला कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे। धातुओं पर से ग्रीज को हटाने में
दूसरा साबुन, अपमार्जक और कागज के निर्माण में। तीसरा कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कृत्रिम फाइबर बनाने में। बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या है, ये इसका सूत्र पूछता है एग्जाम में दोस्तों, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पूछेगा। विरंजक पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा, क्या बोलिएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना हो यौगिक होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। निर्माण विधि, जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रभावित कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, जब बुझा हुआ चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रभावित कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे CaOH का Al2 प्लस Cl2, 40 डिग्री टेम्परेचर पर CaOCl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, अब का उपयोग देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ? कपड़ों को विरंजक करने में, दूसरी बात जल को शुद्ध करने में, बिजली, ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में ये सब क्या होता है, जिसका विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 होता है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। अब इसका गुण देखिए क्या होता है। यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। यह नमी और CO2 से टूट जाता है। ठीक है, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर Cl2 गैस बाहर निकल जाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। ठीक है, कौन चीज़? विरंजक चूर्ण जो है। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखे, भी यह क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। CaOCl2 क्या होता है? CaOCl2 या इसी को बोलते हैं हम लोग, और CaOCl/Cl। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टाइप से या इस टाइप से अगर ऑब्जेक्टिव में दिल रहेगा तो मार के आइएगा। ठीक है, CaOCl2 और CaOCl/Cl। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन से। विरंजक चूर्ण जो होता है कैल्शियम से, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार के अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है? तो तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है बताओ? तो क्लोरीन गैस बनाता है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है? तो बताइए, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, देखिए अब विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्लोरीन गैस प्रभावित कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है? क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है बताइए? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र देखिए NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या सेल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको थोड़ा। और अगला पॉइंट कर रहा है बनाने की विधि। कच्चे पदार्थों में सोडा क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक है, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूत्र है इसका। अब गुण थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इसको। यह जल में कम घुलनशील होता है, यह क्षारीय होता है, यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोगी होता में लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग क्या कर रहा है। इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ, पकवान बनाने में किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में किस यौगिक के कारण पकवान मुलायम होता है? टॉर्टरिक अम्ल के कारण जो है पकवान क्या होता है? मुलायम होता है। देखिए टॉर्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? KHC4H4O6। क्या होता है? टॉर्टरिक अम्ल का सूत्र होता है
KHC4H4O6 होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव को। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। और अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अग्निशामक यंत्र जो होता है इसमें क्या आता है, उसके बाद अग्निशामक यंत्र में कौन कौन सी यौगिक रहता है बताइए। तो इसमें रहता है NaHCO3 H2SO4 रहता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब में होता है। धोने का सोडा क्या है बताइए। एक चीज़ याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस में होता है, शराब बनाने में भी होता है। और ये जो बता रहे हैं आपको धोने का सोडा, VVI इसको मार लीजिएगा। जो बेकिंग सोडा बताएं, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर बताएं, धोने का सोडा बता रहे हैं, सब ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, 10H2O होता है। जब इसे खुला या वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो इसके जल में 9 अणु बाहर क्या कहते हैं, इसके जल से के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुल्लन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है, सज्जी के नाम से जाना जाता है। देखिए यह सफ़ेद पारदर्शी होता है। ठीक है, गुण में सफ़ेद पारदर्शी होता है। यह क्षारीय होता है। जब धोबन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। उपयोग इनका जल की कठोरता को दूर करने में, घरों की साफ सफाई करने में, बैंकिंग, देखिए किस तरह पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, लाल लिटमस पत्र को नीला करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, किसका, तो धोने का सोडा का। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। तुतिया का सूत्र क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, नीला थोथा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नीला थोथा, CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है हरा थोथा, जिसको FeSO4 × 7H2O बोलते हैं। श्वेत कशिश, इसको ZnSO4 7H2O बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बताइए। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट यानी अर्धहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP भी कहते हैं। बनाने की विधि समझिए। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ क्या कहते हैं, पेरिस की प्राप्ति होती है। चलिए क्या होता है, एक क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर क्या करते हैं हम लोग, तापमान पर गर्म किया जाता है। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री से अधिक तापमान से अधिक पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है आ जाएगा। अब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते ही 5-10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर के जिप्सम बना लेता है। उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उपयोग पूछ देता है। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिड़कियों एवं दरवाजों में छिद्रों को बंद करने में करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दीवारों को चिकना बनाने में भी करते हैं। कलाकृति बनाने में करते हैं। प्रयोगशाला में करते हैं हम लोग किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। देखिए तो इस तरह से दोस्तों आपका जो ये सेकेंड चैप्टर भी है क्या हुआ, 1 शॉर्ट वीडियो में आपका ख़त्म हो गया। आशा है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट कीजिए, आप देखिएगा याद ही हो जाएगा। और आप प्रयास कीजिए कि अपने हाथ से नोट बनाने का प्रयास कीजिए। जो मैं लिखाया हूँ, जो मैं इसमें बताया हूँ, उसको नोट कीजिए कॉपी में और लिख करके उसको
उसको याद कीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए इसको, एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अब आप एग्जाम दे के आइएगा और इसमें से देखिएगा कितना प्रश्न पूछेगा रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रखा है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव का देख लीजिए। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो दोस्तों। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।